आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, और 29 और 30 है ये अल्पसंख्यकों के लिए है, और 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इस नमस्कार साथियों, जीके एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम हरियाणा जीके की जो सीटी स्पेशल की जो क्लास चल रही थी, आज ये हमारी उसकी तीसरी क्लास है। तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो आज हम करेंगे जो हरियाणा का जो सामान्य परीक्षा है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। लगभग 70-80 क्वेश्चन है, तो वो आपको मैं करवाऊँगा। तो आपने जो एक प्लेलिस्ट और मिल जाएगी आपको चैनल में, जिसमें 5000 क्वेश्चन की जो सीरीज चला रखी है, उसके लगभग 1500 से 1600 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप वो वीडियो ज़रूर देखना, उसकी प्लेलिस्ट है वो चैनल में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर देखेंगे जो हरियाणा जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हरियाणा की भौगोलिक अवस्थिति भारत में किस ओर है? तो हरियाणा की जो भौगोलिक अवस्थिति है, जैसे ये हमारा भारत हो गया, तो ये इधर हो जाएगा उत्तर, पूर्व, दक्षिण और इधर हो जाएगा पश्चिम। तो हरियाणा है ये भारत के एक तो उत्तर में है, दूसरा इधर जैसे ये राजस्थान हो गया, और राजस्थान से पहले यानी कि इस तरह से देखें भारत को इस हिस्से में डिवाइड करें तो हरियाणा ये उत्तर पश्चिम भाग में आता है भारत के। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार, तो हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार है 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश। हरियाणा की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो हरियाणा की जो सीमा है वो 5 राज्यों को स्पर्श करती है। तो सबसे ज़्यादा सीमा राजस्थान को स्पर्श करती है और सबसे कम उत्तराखंड को। तो दो तो ये हो गए हमारे, और तीसरा पंजाब, राजस्थान हो गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तो ये हमारे 5 राज्य हैं जिनसे हरियाणा की जो है सीमा टच करती है। हरियाणा का देशांतरीय विस्तार, तो पहले हमने देखा था अक्षांशीय विस्तार, अब हम देख रहे हैं देशांतरीय विस्तार। हरियाणा का देशांतरीय विस्तार है ये 74 डिग्री 27 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये हरियाणा का देशांतरीय विस्तार है। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला, तो हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है पंचकुला है, और सबसे जो दक्षिण में है वो आता है मेवात। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल, तो हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर की हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है। हरियाणा का जनसंख्या घनत्व, तो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया का, ये पी से पर्सन हो जाएगा। 573 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में जो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या 2,53,51,462 है। हरियाणा का गठन, तो हरियाणा का गठन है जो हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था। तो हरियाणा का गठन हुआ था, उसमें जो समिति बनी थी जैसी शाह आयोग, तो उसने जो हरियाणा और पंजाब की सीमा का निर्धारण किया था। हरियाणा का लिंगानुपात, तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात 879 महिलाएं 1000 पुरुषों पर है। हरियाणा में वर्तमान में जिलों की संख्या है वो है 22, पहले 21 थी, और 2016 में चरखी दादरी बनने के बाद जो है 22 जिले हो गए हैं। हरियाणा की राजधानी है ये चंडीगढ़ है, हरियाणा और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी। शाश्वत ऋषि के नाम पर किस जिले का नाम पड़ा? तो शाश्वत ऋषि के नाम पर जो है सिरसा इसका नाम पड़ा था, शाश्वत ऋषि के नाम पर। हरियाणा प्रदेश का उच्च न्यायालय, तो हरियाणा का हाईकोर्ट है ये चंडीगढ़ में है। हरियाणा और पंजाब का जो हाईकोर्ट है, हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट, वो चंडीगढ़ में है। गुरुग्राम जिले का नाम है ये गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर पड़ा था। भिवानी जिले का नाम किस रानी के नाम पर रखा गया था? भिवानी जिले का नाम है ये रानी बानी के नाम पर रखा गया था, रानी बानी के नाम पर। राजा कुरु के नाम पर किस जिले का नाम रखा गया? तो कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र है ये इसका नाम रखा गया था। जींद जिले का नाम किस देवी के नाम पर पड़ा? तो जींद जिले का नाम है ये जयंती देवी के नाम पर, जयंती देवी के नाम पर जो है जींद जिले का जींद नाम पड़ा था। पानीपत का नाम पानीपत है ये किस ऋषि के नाम पर पड़ा था? तो पानीपत का नाम है ये पाणिनि ऋषि के नाम पर, पाणिनि ऋषि के नाम पर। इसकी मैं पीडीएफ है टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद जिले का नाम
फरीदाबाद किस सूफी संत के नाम पर पड़ा? तो जो फरीदाबाद का नाम है ये बाबा शेख फरीद, बाबा फरीद के नाम पर जो है फरीदाबाद का नाम फरीदाबाद पड़ा था। और फरीदाबाद को बसाया भी शेख फरीद ने था। सिटी ऑफ पार्क्स व धर्मनगरी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो सिटी ऑफ पार्क्स और धर्मनगरी के उपनाम से कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। हिसार जिले का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो हिसार जिले का नाम है ये 4 किलों के नाम पर पड़ा था। जो इसके 4 दुर्ग बनाए गए थे, 4 किले, 4 गेट, उसके नाम पर जो है इसका जो हिसार नाम पड़ा था। करनाल किस नाम से प्रसिद्ध है? तो करनाल है ये हरियाणा का, पेरिस है इस नाम से प्रसिद्ध है, हरियाणा का पेरिस। हरियाणा का कौन सा शहर ब्राउन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ब्रास सिटी के नाम से जो है रेवाड़ी को जाना जाता है, पीतल नगरी जिसे कहते हैं, पीतल नगरी। और एक क्वेश्चन और कई बार पूछा जाता है, छोटी पीतल नगरी, छोटी पीतल नगरी। तो छोटी पीतल नगरी है ये जगाधरी को कहा जाता है, जगाधरी। बुनकर नगरी के नाम से पानीपत को ही जाना जाता है, बुनकर नगरी। तो बुनकर नगरी के नाम से पानीपत को जाना जाता है। हरियाणा का कौन सा जिला उपकरणों का शहर या वैज्ञानिक नगरी? तो साइंस सिटी है जो हरियाणा की, वो अम्बाला को कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वैज्ञानिक उपकरण है, बिजली के उपकरण है, वो अम्बाला में बनाए जाते हैं। और अम्बाला को एक नाम से और जाना जाता है, मिक्सी सिटी, मिक्सी सिटी। भिवानी के हरियाणा के भिवानी जिले को निम्न में से क्या कहते हैं? तो भिवानी को है भारत का क्यूबा भी कहते हैं, मंदिरों की नगरी भी कहते हैं, हरियाणा का छोटा काशी है वो भी कहते हैं, क्योंकि हरियाणा का काशी एक तो कैथल को कहते हैं और एक भिवानी को कहते हैं। कैथल को कहते हैं नवग्रह कुंड के कारण, नवग्रह कुंड के कारण, और भिवानी को कहते हैं मंदिरों की अधिकता के कारण, मंदिरों की अधिकता के कारण जो है भिवानी को छोटा काशी कहा जाता है, और मंदिरों की अधिकता के कारण इसे मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है, और भारत का क्यूबा भी कहा जाता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बॉक्सर है वो भिवानी जिले से निकले हैं, इसलिए जो मिनी क्यूबा है वो भिवानी को कहा जाता है। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास, तो ये जादू फिरी है, जो कि राजा राम शास्त्री ने लिखा था, राजा राम शास्त्री, जो कि हरियाणवी भाषा के पहले उपन्यासकार थे। ट्राई सिटी, तो ट्राई सिटी है ये पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली को कहा जाता है, ट्राई सिटी। हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो हरियाणा का पहला समाचार पत्र था ये झज्जर से प्रकाशित हुआ था। हरियाणा के प्रथम हास्य कवि, तो हरियाणा के प्रथम हास्य कवि मीर जाफर जठानी को कहा जाता है, मीर जाफर जठानी। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल, तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल है ये धर्मवीर रहे थे। हरियाणा में आर्य समाज की शाखा सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई? तो हरियाणा में जो आर्य समाज की प्रथम शाखा सबसे पहले रेवाड़ी में स्थापित की गई थी। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त, हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त प्रीतम पाल सिंह है। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री, तो ये पंडित भगवत दयाल शर्मा, और इनका ये पहले जो है एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्हें सर्वसम्मति से चुना गया था, इनके लिए जो निर्वाचन नहीं हुआ था, इनकी बिना चुनाव के ही ये सीएम बनाए गए थे। और इनका संबंध है झज्जर के बेरी गांव से है, बेरी गांव से, और बेरी गांव है इसमें सबसे अधिक मंदिर हैं, इसलिए इसे मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। और बेरी गांव को एक और धनाढ्य नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है इस गांव में अमीर है, इसलिए इस गांव को जो धनाढ्य गांव भी कहा जाता है। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के प्रथम, तो राव वीरेंद्र सिंह ये हरियाणा के प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष थे। राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष थे। तो हरियाणा के प्रथम जो है विधानसभा अध्यक्ष वो रही थी सन्नो देवी, सन्नो देवी। और प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष वो रहे थे जो हमारे राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष, तो हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष रही थी सन्नो देवी। हरियाणा में प्रथम कैंसर संस्थान, तो ये बाड़सा झज्जर में। भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा के प्रथम कप्तान, तो भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा के प्रथम कप्तान वो थे नवाब मंसूर अली खां। और भारत ने जो वर्ल्ड कप जीता था, हरियाणा के कप्तान वो थे कपिल देव के जो नेतृत्व में भारत ने जो है वर्ल्ड कप जीता था। भारत एवं एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ हरियाणा में है? तो हरियाणा में कहाँ है ये? हिसार में। तो हिसार में ये भारत और एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है, जो कि हरियाणा के हिसार में है। हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय, तो हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय वो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, और इसकी नींव है वो भारत के राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उन्होंने रखी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हरियाणा की सबसे लंबी नदी, तो हरियाणा की सबसे लंबी नदी वैसे तो यमुना है, जो कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहती है। और इसके अलावा अगर जो दूसरी पूछ ले तो हो जाएगी घग्गर। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, तो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो है, जो कि पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियों पर है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला 2019 की रिपोर्ट के अनुसार पंचकुला है। हरियाणा का सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला तो वह है सिरसा, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला वह है फरीदाबाद, फरीदाबाद।
हरियाणा का सर्वाधिक चावल उत्पादक जिले का नाम, तो हरियाणा में सर्वाधिक चावल उत्पादक जिले का नाम है करनाल। तो करनाल में क्या होता है, सबसे ज़्यादा चावल, और इसीलिए चावल करनाल को है दान का कटोरा भी कहा जाता है, दान का कटोरा, दान का कटोरा कहा जाता है। और सिरसा है, सिरसा गेहूं और कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, गेहूं और कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। हरियाणा का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो वो है फरीदाबाद। फरीदाबाद जो है जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला फरीदाबाद हो जाएगा। हरियाणा का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला तो वो हो जाएगा गुरुग्राम। और महिलाओं की सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला वो भी गुरुग्राम हो जाएगा। और पुरुष सबसे ज़्यादा साक्षर वो रेवाड़ी के। हरियाणा में सर्वाधिक पशुपालक वाला जिला है तो वो है हिसार, क्योंकि हिसार में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी है। हरियाणा में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पंचकूला हो जाएगा। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला तो वो हो जाएगा हमारा पलवल। हरियाणा वित्त निगम मुख्यालय कहाँ है, वित्त निगम का मुख्यालय तो वो हो जाएगा चंडीगढ़ में। हरियाणा के जितने भी मुख्यालय हैं वो लगभग पंचकूला या चंडीगढ़ में ही है। हरियाणा का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला, तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला वो हो जाएगा मेवात। हरियाणा भंडारागार निगम की स्थापना, तो हरियाणा भंडारागार निगम की स्थापना 1967 में हुई थी। हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना तो ये हुई थी 1 फरवरी 1969 को। हरियाणा राज्य महिला आयोग का गठन, तो हरियाणा राज्य महिला आयोग का गठन है ये 20 दिसंबर 1999 को हुआ था। 20 दिसंबर 1999 को हुआ था। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, तो यह है पंचकूला में। हरियाणा के गांधी, तो हरियाणा का गांधी है ये मूलचंद जैन को कहा जाता है। शिलादित्य के नाम से हरियाणा में कौन सा सम्राट प्रसिद्ध है, तो हर्षवर्धन है ये शिलादित्य के नाम से प्रसिद्ध है। ममता खरब किस नाम से विख्यात है, तो ममता खरब है इसे गोल्डन गर्ल कहा जाता है। किसानों के मसीहा है ये चौधरी छोटूराम को कहा जाता है। और जो है चौधरी छोटूराम को जमींदारों का मसीहा कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है जमींदारों का मसीहा। और चौधरी देवीलाल है इन्हें किसानों और मजदूरों का मसीहा, किसानों और मजदूरों का मसीहा कहा जाता है। हरियाणा के किस व्यक्ति को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई, तो केसर ए हिंद की उपाधि लाला मुरलीधर को दी गई थी। हादी ए हरियाणा उपनाम से किसे जाना जाता है, तो हादी ए हरियाणा के उपनाम से शाह मोहम्मद को जाना जाता है। हरियाणा के स्टील किंग है ये ओम प्रकाश जिंदल को कहा जाता है। हरियाणा केसरी नाम से, हरियाणा केसरी के नाम से कौन विख्यात है, तो ये पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा ये हरियाणा केसरी की इन्हें उपाधि मिली थी। हरियाणा का राजकीय वृक्ष है, तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष हो जाएगा पीपल। आधुनिक हरियाणा के शिल्पकार है चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। कौन सा पक्षी हरियाणा का राजकीय पक्षी है, तो वह ब्लैक फ्रैंकोलिन यानी कि ब्लैक बक, ब्लैक बक। हरियाणा का राजकीय पुष्प है कमल। हरियाणा का राजकीय खेल हो जाएगा कुश्ती। हरियाणा का राजकीय पशु ब्लैक बक, और वो ब्लैक फ्रैंकोलिन काला तितर, सॉरी काला तितर। राजकीय पक्षी हो जाएगा काला तितर और राजकीय पशु हो जाएगा ब्लैक बक। और काला तितर को ब्लैक फ्रैंकोलिन भी कहा जाता है। तो राजकीय पशु हो जाएगा ब्लैक बक, जिसे काला हिरण कहते हैं, काला हिरण। तो ये हमने 72 क्वेश्चन देखे हैं आज इस वीडियो में। तो इसके बाद मैं आपको भी कुछ एक आर्टिकल्स है वो रिवाइज करवाता हूँ। तो चलिए आज कुछ एक आर्टिकल्स देखते हैं। जो हमारा अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, वह राज्य क्षेत्र। तो ये अनुच्छेद 1 में है, यानी कि भारत का जो नाम है उसके अंदर आप जैसे देखते होंगे कि उसमें बताया गया कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट दैट इज भारत। तो ये शब्द लिखा गया, ये आर्टिकल 1 में बताया गया है। और उसके अलावा जो आर्टिकल 3 है, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 में ये बताया गया है कि नए राज्यों का निर्माण है किया जा सकता है, नए राज्यों का निर्माण, इसकी विधि बताई गई है। और जो वर्तमान में जो राज्य के क्षेत्र हैं उनकी जो सीमाएं उनको घटा बढ़ाकर नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है और नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, नाम परिवर्तन और सीमा में परिवर्तन। ये चीज़ कौन से आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 3 में है। उसके अलावा जो हमारा मौलिक अधिकार आगे, उसमें हम देखते हैं कि उसमें हम देखते हैं आर्टिकल 14 से 18, 14 से 18, इसमें हम देखते हैं समता का अधिकार,
यानी कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। तो समानता किस किस क्षेत्र में हो सकती है? तो इसके लिए आर्टिकल 14 में दिया गया है, विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून की नज़र में सब बराबर होंगे, कानून के समक्ष समानता, और जो विधि है उनके जो है समान आधार पर ही उनका संरक्षण किया जाएगा। और आर्टिकल 15 है, इसके अंदर धर्म, लिंग, जाति, रंग आदि आधार के ऊपर जो है समानता दी गई है कि इन्हें किसी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, कोई भी जाति हो, कोई भी रंग हो, तो उसके जो है समान अधिकार दिए जाएंगे, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। जो उसके बाद आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16 के अंदर लोक नियोजन में जो है समान अवसर की जो है समानता, यानी कि जो नौकरियां होती है या कोई भी पद है उसके ऊपर सभी को समान अवसर प्राप्त दिए जाएंगे। तो इसमें आप लिख सकते हैं लोक नियोजन में, लोक नियोजन के विषय में, के विषय में अवसर की समानता। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो आर्टिकल 17 है, तो आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। और उसके बाद जो है आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 में दिया गया है सेना या जो शिक्षा से संबंधित है, या शिक्षा से संबंधित, शिक्षा या सेना में जो है समान सेना में सम्मान के सिवाय जो सम्मान दिया जाता है, जैसे भारत के अंदर पुरस्कार दिए जाते हैं, भारत रत्न या उसके अलावा और जो पुरस्कार दिए जाते हैं, तो वो जो है सम्मान वो रख सकते हैं। उसके अलावा जो पहले प्राचीन समय में जैसे हम जो राजा या वो उपाधि दिया करते थे, उन उपाधियों पर रोक लगाई गई है कि सम्मान के सिवाय उपाधियों पर रोक। इसका सीधा सीधा सा आप इसको याद कर लीजिए, उपाधियों का अंत, उपाधियों पर रोक। तो ये हमारा आर्टिकल 14 से 18 जिसके अंदर समानता का अधिकार दिए गए थे, वो देखें हमने। तो आर्टिकल 14 में कानून के समक्ष है वो विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 15 में धर्म, लिंग, जाति, रंग इत्यादि के आधार पर समानता, और आर्टिकल 16 में लोक नियोजन जो है उसके अंदर अवसर की जो है समानता, आर्टिकल 17 में जो है अस्पृश्यता का यानी कि छुआछूत का अंत, और आर्टिकल शिक्षा में है उपाधियों का अंत। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 19 से 22। तो आर्टिकल 19 से 22 है ये स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार की स्वतंत्रता जो है उसे किस किस क्षेत्र में जो है मौलिक अधिकार के तौर पर जो है स्वतंत्रता मिली हुई है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले स्वतंत्रता होती है आर्टिकल 19 के अंदर जो है बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी, कहीं भी निवास करने की आज़ादी, किसी भी सम्मेलन में भाग लेने की आज़ादी या सम्मेलन आयोजन करने की आज़ादी, कोई भी धार्मिक सम्मेलन हो या कोई भी सम्मेलन हो, उसे कोई भी संघ बनाने की आज़ादी है, लेकिन वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना जो है कोई भी कार्य कर सकते हैं, और ये जो संघ बनाए ये कोई भी राष्ट्र विरोध में ना हो। और उसके अलावा वृत्ति की आज़ादी। तो इस प्रकार से ये आर्टिकल 19 के अंदर जो है ये स्वतंत्रता की बात की गई है। उसके बाद आर्टिकल 20 है, तो आर्टिकल 20 के अंदर अपराध के लिए दोष सिद्धि, अपराध के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण, में संरक्षण, यानी कि वो अगर किसी के ऊपर कोई अपराध का जो है इल्ज़ाम लगता है तो उसके लिए जो है अपना खुद का संरक्षण कर सकता है, खुद के बचाव के लिए अपना वकील कर सकता है, तो इस चीज़ की उसे आज़ादी है। और आर्टिकल 21 में उसे जीने का अधिकार है, जीने का अधिकार। आर्टिकल 21 में क्या है? जीने का अधिकार। उसके बाद आर्टिकल 21 के अंदर ही दिया गया है, जो कि जो संविधान संशोधन हुआ था हमारा 2002 में, उसके अंदर जो इसे जोड़ा गया था प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, जो है शिक्षा का अधिकार, जो प्रारंभ में जो शिक्षा दी जाती है उसका अधिकार जो सरकार है वह मुफ्त में जो है सरकार जो शिक्षा उपलब्ध करवाती है। उसके बाद आर्टिकल 22,
आर्टिकल 22 के अंदर है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी कि जो है अपने खुद के बचाव के लिए जो है उसे आज़ादी है, जिसके अंदर अगर किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है तो वह कोर्ट से बेल ले सकता है, वह गिरफ्तारी से संरक्षण। ये कुछ एक दशाओं में होता है से संरक्षण। तो आर्टिकल 19 से 22 हमारा स्वतंत्रता का अधिकार था। तो इसमें हमने देखा अभिव्यक्ति की आज़ादी, कोई भी संघ बनाने की वृत्ति की, इस प्रकार से 19 है इसके पार्ट हैं आर्टिकल 19 के। और आर्टिकल 20 के अंदर अपराध के लिए दोष विधि में संरक्षण की आज़ादी, जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में, शिक्षा भी आर्टिकल 21 में, और गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए उसके पास जो अधिकार है वो मूल अधिकार है जो कि आर्टिकल 22 में है। इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 23, यह है बाल श्रम से, यानी कि बाल श्रम पर रोक, यानी कि बाल श्रम नहीं करवाई जाएगी, बाल मजदूरी कहते हैं, वो उसके ऊपर रोक लगाई गई है। उसके बाद आर्टिकल 24 है। आर्टिकल 24 में कारखानों में बच्चों के नियोजन के प्रति शेर, तो जो है कारखाने हैं, कारखानों में बाल श्रम पर रोक, बाल मजदूरी पर रोक। तो ये आर्टिकल 23 और 24 हो गए शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 और 24 है ये हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध उसके बाद आर्टिकल 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28, 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर जो है आर्टिकल 25 में आ जाता है कोई भी धर्म अपना सकता है, कोई भी धर्म अपना सकता है, उसका प्रसार प्रचार कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, और उसकी जो वेशभूषा है वो पहन सकता है, इसके ऊपर कोई रोक नहीं होगी कि उसका जो आचरण है उसको अपना सकता है कोई भी धर्म के। तो ये आर्टिकल 25 हो गया। उसके बाद आर्टिकल 26 है, वह कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कर सकता है, धार्मिक अनुष्ठान। उसके बाद आर्टिकल 27, आर्टिकल 27, जो आर्टिकल 27 के अंदर जो किसी भी धर्म की अभिवृद्धि या उसके जो तो आर्टिकल 27 में हो जाएगा वह धर्म के लिए जो है अपना जो चंदा इकट्ठा कर सकता है या जो है कर इकट्ठा कर सकता है, तो उसके ऊपर कोई कर नहीं लगेगा, जो भी सरकारी टैक्स होता है वो नहीं लगेगा, वह अपना चंदा इकट्ठा कर सकता है। और आर्टिकल 28 के अंदर बताया गया है कि जो है कुछ शिक्षा संस्थाओं के अंदर जैसे धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना करवाई जाती है तो उसकी जो है स्वतंत्रता आर्टिकल 28 में दी गई है। और आर्टिकल 29 के अंदर है ये जो अल्पसंख्यक होते हैं उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा के लिए, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति, इसके संरक्षण के लिए जो आर्टिकल है वह आर्टिकल 29। और आर्टिकल 30 के अंदर है जो शिक्षा संस्था होती है जो उनकी स्थापना कर सकते हैं अल्पसंख्यक, जैसे आपने देखा होगा कि भारत के अंदर जैसे मुस्लिम और सिख ये अल्पसंख्यक में आते हैं, तो आपने देखा होगा मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो जाती है कोई उसके नाम से स्पेशली उनके लिए जो है खोली जाती है, स्कूल खोले जाते हैं। इसी तरह सिख धर्म में भी देखते हैं जो उस संप्रदाय से संबंधित लोग हैं वो अपना एक अलग से इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, जिसकी स्वतंत्रता है आर्टिकल 30 में है। इसमें अल्पसंख्यक है उसके शिक्षण संस्थानों को खोलने की उनको आज़ादी है। उसके बाद जो है आर्टिकल 32 है, तो आर्टिकल 32 के संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और इसे जो है संविधान निर्माता जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने जो आर्टिकल 32 को इस संविधान की आत्मा कहा था। तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का
अधिकार, तो ये आर्टिकल 32 में हो गया। तो इस प्रकार हमने जो है मूल अधिकार देखे आज। तो आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, और 29 और 30 है ये अल्पसंख्यकों के लिए है, और 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इससे पहले जो हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो लगभग 72 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप इस वीडियो को 2 बार देख लेना, आपको सारे क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे, और आर्टिकल्स भी मैं थोड़ी थोड़ी करके जो है हर वीडियो के शुरू और अंत में करवाता रहूँगा। तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।